नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगले मंथ या आगामी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है सहायक कुल सचिव की, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र के पहली यूनिट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ, जो कि निश्चित मानिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि मार्केट में अभी इतना ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध नहीं है नए पैटर्न पर, फिर भी मैंने प्रयास किया है आप लोगों की लाने की वीडियो बनाने के लिए, जो कि निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं और आप मध्य प्रदेश किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल और यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, NCERT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? NCERT की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। 1961 में NCERT की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्था की स्थापना यूनेस्को के साथ संविदा के तहत की गई थी? अर्थात वह कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना यूनेस्को के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वह संस्था थी नीपा, NIEPA। नीपा वह संस्था थी जिसकी स्थापना यूनेस्को के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की गई थी। अगला है, UGC की स्थापना निम्न में से किस रिपोर्ट के परिणाम था या किस रिपोर्ट का परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्जेंट रिपोर्ट के द्वारा। सर्जेंट रिपोर्ट के परिणाम के द्वारा ही UGC की स्थापना की गई थी। बाद में राधाकृष्णन आयोग, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग बनाया गया था उसके बाद। नेक्स्ट है, UGC के कार्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? UGC के कार्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों की शिक्षा के निर्धारण में भी बात सही है। शैक्षणिक संस्थानों के मध्य समन्वय करना बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालयों को कार्यों हेतु धनराशि मुहैया कराना, ये भी सही है। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चारों आंसर इसके सही हैं। अगला है, ICTE की स्थापना एक सलाहकार विभाग के रूप में किस वर्ष की गई थी? ICT की स्थापना एक सलाहकार के रूप में किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है NCTE का मुख्यालय यह स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICAR क्या है? ICAR क्या है? तो ICAR एक स्वायत्त शासी संस्था है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है ICAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने प्रौद्योगिकी संस्थान हैं? वर्तमान में भारत में कितने प्रौद्योगिकी संस्थान हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है सरकार के द्वारा कुछ नए स्थापित कर दिए गए हों, तो आप एक बार भारत सरकार के डाटा से भी इसे मिला लीजिएगा कि वर्तमान में 14 हैं या 16 हैं। मैं अभी इसके आंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो ये मेरे ख्याल से 14 होना चाहिए। आप एक बार और ज़रूर मिला लीजिए। और हाँ, कुछ आंसर हो सकते हैं इसमें गड़बड़ हो जाए, मेरे से मानवीय भूल हो सकती है, तो आप अपने स्तर पे भी उन आंसरों को सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रमंडलीय देशों की दूरस्थ शिक्षा गतिविधि से संबंधित COL अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, COL अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की जो स्थापना थी यह की गई थी 1992 में, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है COL का, इसका मुख्यालय स्थित वैंकूवर में, वैंकूवर कनाडा में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारी कितनी भौतिक प्रगति हुई है, यह हमें ज़रूरत नहीं इसको ध्यान रखने की कि हमारी कितनी भौतिक प्रगति हुई है। अगला है, देश की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का मानसिक विकास है, इसे आप
शिक्षा का कौन सा उद्देश्य कहेंगे? तो यह जो उद्देश्य है मानसिक विकास करना, यह एक सामाजिक उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक सामाजिक उद्देश्य है। अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषा होना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो सुझाव था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा ही दिया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला है ग्राम में छोटे सावासिक स्नातक पूर्व कॉलेजों की स्थापना की जाए और इन कॉलेजों के केंद्र में एक ग्रामीण या रूरल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह जो सुझाव था, यह सुझाव दिया गया था आपका राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। राधाकृष्णन आयोग के द्वारा ही यह सुझाव भी दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो भी पहुँच सके। अगला है भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। भारत ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की? आपको डेट बताना है। तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी, यह की गई थी 23 सितंबर 1952 को। 23 सितंबर 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस आयोग समिति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है? किस आयोग की समिति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मुदलियार कमीशन, जो मुदलियार आयोग आया था उसने ऐसा कहा था। चलिए अगला है बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था यह सुझाव? तो यह सुझाव दिया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। बहुत जल्द मैं इसके डिस्क्राइब वीडियो भी ले आऊँगा जिसमें ये सब अपन पढ़ेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया, भारतीय शिक्षा आयोग कब आया, अल्पसंख्यक आयोग कब आया। इसका मैं डिटेल वीडियो भी बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा संरचना सुझाव दिया था। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया था उसने कैसा सुझाव दिया हुआ था? तो उस समय जो माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था उसने सुझाव दिया था 11+3 का। 11+3 का सुझाव दिया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। अगला है प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किस कार्यक्रम को स्थान दिया था? प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग जो बनाया गया था उसने किस कार्यक्रम को स्थान दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब उसने अनवरत शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम, निरक्षरता उन्मूलन सभी को बात कही गई थी कोठारी आयोग में। अगला है भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसकी नियुक्ति की गई थी 14 जुलाई 1964 को। राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1964 को। अगला है आपका क्वेश्चन कि 10+2+3 की शैक्षणिक संरचना का सुझाव। 10+2+3 की जो शैक्षणिक संरचना जो वर्तमान में चल रही थी, अब जो कि नीति आयोग के द्वारा जो नया शिक्षा आयोग आया गया है 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई उसमें बदल गया है। तो उस समय जो अभी तक जो चल रही थी 10+2+3 वाला, मतलब 10th 12th फिर 12th और 3 साल का कॉलेज, यह सुझाव किसके द्वारा, कौन समिति के द्वारा दिया गया था? तो यह सुझाव दिया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा। यह भी सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सुझाव दिया गया था कोठारी कमीशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाए, यह सिफारिश किसने की थी? सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाए, यह सिफारिश किसने की थी? तो यह सिफारिश की गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्मूलन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए, यह सुझाव जो आपका संकुल विद्यालय भी चलते हैं आपने सुना भी होगा। तो यह स्थापना की जाए, यह सुझाव किस कमीशन के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह दिया गया था शिक्षा आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश सरकार से आज्ञा पत्र प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने भारत में शिक्षा प्रसार के लिए क्या किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत में
शिक्षा प्रसार के लिए अपना दायित्व माना, बिल्कुल। कम से कम 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की, और ईसाई पादरियों को शिक्षा के प्रसार के लिए खुली छूट दे दी। तो इसके जो आंसर है सभी, ये सभी बातें ही सही है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना 1989 में की गई। अगला है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना, रिपीट क्वेश्चन हो गया है, सबसे शुरू से यहीं से हुआ था शायद। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शिक्षा की जाँच हंटर आयोग द्वारा की गई थी? निम्न में से किस शिक्षा की जांच हंटर आयोग के द्वारा की गई थी? तो वह थी प्राथमिक शिक्षा। किसकी जांच की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा की जांच हंटर आयोग के द्वारा की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के आयोग। कब? लॉर्ड कर्जन, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। जो अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता होती है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। अगला है शिक्षा के औपचारिक साधन क्या होते हैं? शिक्षा के औपचारिक साधन क्या होते हैं? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित। प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित। अगला है कोठारी कमीशन कब गठन किया गया था? कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1964। 1964 में कोठारी कमीशन का गठन किया गया था। अगला है वर्तमान में कौन सी शिक्षा का सशक्त माध्यम है? वर्तमान में कौन सा शिक्षा का सबसे सशक्त माध्यम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का सबसे सशक्त माध्यम है संचार, राइट आंसर हो जाएगा संचार। चलिए अगला है किस राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय स्थित हैं? किस राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से छत्तीसगढ़ में। दिए गए ऑप्शन से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विश्वविद्यालय स्थित हैं। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत प्रसार का दायित्व समझा था? किस दायित्व सौंपा था? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत प्रसार का दायित्व सौंपा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद के द्वारा। किसने सौंपा था? ब्रिटिश संसद ने यह दायित्व सौंपा हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नीति प्राथमिक शिक्षा के लिए लोक व्यापीकरण के लिए पाई? निम्नलिखित में से कौन सी नीति प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए आई? होगा पाई नहीं आई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का विकेंद्रीकरण। क्या है? सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का विकेंद्रीकरण। अगला है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का कानून कब लागू किया गया? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए जो अनिवार्य शिक्षा आई 2002 में इसका संशोधन किया गया था, तो यह कब लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से यह लागू किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समिति शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यशपाल समिति। शैक्षणिक सुधार गठित समिति थी यशपाल समिति। अगला है हॉग समिति। हॉग समिति की स्थापना कब हुई? तो जो हॉग समिति थी इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। हॉग समिति की स्थापना कब की गई? तो हॉग समिति की स्थापना 1930 में की गई। अगला है आवासीय विश्वविद्यालय क्या कहे जाते हैं? या आवासीय विद्यालयों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो आवासीय विद्यालय हैं इन्हें एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय कहा जाता है। एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय भी कहा जाता है। अगला है मुक्त विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? मुक्त विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय। गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम प्रभावी ढंग से सूचनाएं करने का कार्य करता है? निम्न में से कौन सा माध्यम प्रभावी ढंग से सूचनाएं करने का काम करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि ब्लैक बोर्ड का प्रस्तुतिकरण। ब्लैक बोर्ड का प्रस्तुतिकरण।
करण। अगला है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रसार शिक्षा का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में, राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान का प्रसार करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म को छांटिए, तो इसका जो पहला है आपका कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु, ये भी सही है। फ्यूड केंद्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट पालघाट, ये भी सही है। प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान जयपुर, प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान जयपुर, तो यह इसका गलत है, ये जयपुर में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी तीन सही है। असंगत कौन सा है, तो फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ असंगत है। अगला है मतिका प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। मतिका प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मतिका प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा में स्थित है। कहाँ है, वडोदरा में स्थित है। अगला है भारत में शिक्षा का लोकव्यापीकरण करने में किस सहयोग लिया जा रहा है। किससे सहयोग लिया जा रहा है, किसका सहयोग लिया जा रहा है लोक व्यापीकरण करने के लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी का, पंचवर्षीय योजनाओं का भी ले रहे हैं हम, विद्यालय संस्थाओं का भी ले रहे हैं, ऐच्छिक संस्थाओं का भी ले रहे हैं, अर्थात इसका सही आंसर उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सभी का हम सहयोग ले रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 था आपका कि 1947 ईस्वी के पश्चात कौन सी शिक्षा राष्ट्रीय नीति बनाएगी। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाएगी 1947 के बाद, इसका आएगा कौन कौन सी 1947 ईस्वी के पश्चात कौन सी शिक्षा राष्ट्रीय नीति बनाई गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1979 की राष्ट्रीय नीति और 1986 की राष्ट्रीय, सभी बनाई गई आज़ादी के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी नीतियाँ ही बनाई गई थी। ये हो गए आपके 48 क्वेश्चन। आगे देखते हैं, लगभग मैं इसमें आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे मतलब फर्स्ट यूनिट का लगभग सभी टॉपिक से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को, यदि इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगला है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, तो इसको सही आंसर हो जाएगा भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में, राइट आंसर हो जाएगा पुणे। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई। विश्वविद्यालय मतलब यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो यूजीसी की स्थापना 28 सितंबर को की गई थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना 28 दिसंबर है 1953, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1953। अगला है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। कब हुई थी, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का नियंत्रण किसके अधीन है, तो इसका जो नियंत्रण है यह किसके अधीन है, तो यह एक स्वायत्त संस्था है, यह एक स्वायत्त संस्था है, इसका राइट आंसर है यह एक स्वायत्त संस्था है। अगला भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला का नियंत्रण किसके अधीन है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला का नियंत्रण किसके अधीन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाए यह भी एक क्या है, स्वायत्त संस्था है सरकार की। अगला है भारत में भाषा की समस्या सुलझाने के लिए मुदलियार कमीशन ने क्या सुझाव दिया था। भारत में जो भाषा की समस्या है सुलझाने के लिए जो मुदलियार कमीशन बना उसने क्या सुझाव दिया हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एकमात्र भाषा की व्यवस्था हो, एकमात्र भाषा की व्यवस्था हो, दूसरी अंग्रेजी तथा हिंदी हो। दूसरी एक तो मातृभाषा होना चाहिए, दूसरी भाषा में अंग्रेजी तथा हिंदी हो, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सुझाव दिए गए थे, ए और बी दोनों ही सुझाव दिए गए थे। अगला है शिक्षा के नियोजन से क्या अभिप्राय है। शिक्षा के नियोजन से क्या अभिप्राय है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा का नियोजन से जो अभिप्राय होता है यह है कार्यक्रम को उचित प्रकार से क्रियान्वित करना, कार्यक्रम को उचित प्रकार से क्रियान्वित करना। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के गठन का वर्ष कौन सा है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के गठन का वर्ष कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1972, राइट आंसर हो जाएगा 1972, इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। अगला है भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता मानी जाने वाली संस्था कौन सी है। भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदाता माने जाने वाली संस्था कौन सी है,
ईसाई मिशनरियाँ, ईसाई मिशनरियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईसाई मिशनरियाँ। अगला है तत्कालीन शैक्षणिक अराजकता को दूर करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तत्कालीन शैक्षणिक अराजकता को दूर करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो उस समिति का जो नाम था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो समिति गठित की गई थी अराजकता, शैक्षणिक जो अराजकता फैली हुई थी उसके लिए गोखले समिति गठित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा गोखले समिति गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के लोक व्यापीकरण से व्यक्ति को साक्षर बनाने का दायित्व किससे सौंपा गया? तो लोक व्यापीकरण जो दायित्व था, यह दायित्व किसे सौंपा गया था? तो यह दायित्व जो सौंपा गया था, यह दायित्व सौंपा गया था राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण को। राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में शिक्षा का लोक व्यापीकरण, भारत में शिक्षा लोक व्यापीकरण में किसका सहयोग नहीं लिया जा रहा है? किसका सहयोग नहीं लिया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा शिक्षा योजना का। राइट आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा शिक्षा योजना का सहयोग नहीं लिया जा रहा है। अगला है शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या होती है, या शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका शिक्षक प्रधान दृष्टिकोण होना चाहिए, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए, अभिभावक प्रधान दृष्टिकोण होना चाहिए। उपयुक्त सभी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी बातें होनी चाहिए शिक्षा के अंतर्गत। अगला है शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो शिक्षा का जो औपचारिक अभिकरण होता है उसका जो एक विद्यालय का प्रमुख कार्य कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका भी उपयुक्त सभी, अर्थात ज्ञान प्रदान करना, विभिन्न खेलों द्वारा शारीरिक विकास करना और व्यावसायिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करने का, ये सभी कार्य रहते हैं शिक्षा विद्यालय के द्वारा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या औपचारिक अभिकरण के रूप में भी विद्यालय बच्चों की रुचि योग्यता का ध्यान रखते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि रखते हैं, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह रखते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जिला प्राथमिक शिक्षा जो कार्यक्रम था यह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया 1994 से, 1994 से प्रारंभ किया गया था। अगला है केंद्रीय भेड़वा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़वा ऊन अनुसंधान संस्थान यह स्थित है अंबिका नगर में। कहाँ स्थित है? अंबिका नगर में। अगला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है, हिसार हरियाणा के अंतर्गत आता है। अगला है जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला यह कहाँ है? तो यह स्थित है कोलकाता में, यह स्थित है कोलकाता में। अगला है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की स्थापना, भारतीय इतिहास रिपीट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1972, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इनमें से किस नाम का प्रयोग खुले विश्वविद्यालय के लिए नहीं होता है? इनमें से किस नाम का प्रयोग खुले विश्वविद्यालय के लिए नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरागत विश्वविद्यालय के लिए। क्या कौन सा नाम का प्रयोग नहीं होता? तो परंपरागत विश्वविद्यालय। अगला है भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, श्रेय जो जाता है आंध्र प्रदेश सरकार को। किसे जाता है? तो आंध्र प्रदेश सरकार को। यहीं सबसे पहला ओपन विश्वविद्यालय भी खोला गया था। अगला है मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा अन्नामलाई में, आंध्र के अन्नामलाई में मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष खोला गया? जैसे इग्नू के नाम से हम जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष खोला गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह खोला गया था 1985 में, 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्यक्रम प्रारंभ 1986 से, 1986 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया?
विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो उस आयोग का नाम था, इसका सही आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन आयोग। कौन सा आयोग था? राधाकृष्णन आयोग। अगला है अखिल भारतीय उच्च आयोग के अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय जो उच्च आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन। राधाकृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अखिल भारतीय उच्च आयोग कब गठित किया गया था? अखिल भारतीय उच्च आयोग कब गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1948 में, 1948 में। अगला है ग्रामीण विश्वविद्यालय की सिफारिश की, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश थी, यह की गई थी राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। राधाकृष्णन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है NCTE परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? NCTE परिषद का जो कार्यकाल होता है यह 4 वर्ष का होता है। आपको अच्छे से रखना है, यह कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 79 हो गई आपका 80, 79 हो गया 80। NCVT जो ITI वगैरह में NCVT क्या है, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो NCVT का जो फुल फॉर्म है यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अगला है NCVT की स्थापना का वर्ष कौन सा है? या NCVT की स्थापना का वर्ष है? तो NCVT की जो स्थापना थी यह की गई थी 1956 में, राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। अगला है ICAR की स्थापना की गई थी, ICAR की स्थापना की गई थी किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ICAR की जो स्थापना थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा 1860 के द्वारा की गई थी। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रोफेसर यशपाल समिति का संबंध निम्न संस्था से है। प्रोफेसर यशपाल समिति जो बनी थी उसके संबंध किस संस्था से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका संबंध था इसका राइट आंसर हो जाएगा INCHR। अगला है UGC को किस वर्ष संसद के द्वारा एक वैधानिक संस्था बनाया गया? UGC को किस वर्ष संसद के द्वारा एक वैधानिक संस्था बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1956 में UGC का जो अधिनियम आया था 1956 का, उसके द्वारा इसे वैधानिक संस्था बनाया गया। फिर IBRD की स्थापना का वर्ष कौन सा है? IBRD की स्थापना का वर्ष है 1945 का, राइट आंसर हो जाएगा 1945। अगला है IBRD IMF की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? दोनों की स्थापना की गई थी। तो इन दोनों की जो स्थापना है यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ब्रेटन वुड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसे भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा IMF और IBRD की स्थापना की गई। यूनेस्को का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। अगला है DB का WB होना चाहिए था, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक होना चाहिए था। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो मुख्यालय है यह ये DB ही है, इसका मुख्यालय मनीला हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, DB का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मनीला में। अगला क्वेश्चन है आपका कि SARC के सदस्यों देशों की संख्या क्या है? सार्क देश जो है, सार्क देश के सदस्य संख्या कितनी है? तो इसकी सदस्य संख्या 8 है। कितनी है? सार्क देश सदस्य संख्या 8 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए ये थे आपके। अब आगे देखते हैं 89 क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय था, जो कि 1857 के दौरान स्थापित विश्वविद्यालयों में से नहीं था। अगला है निम्न में से कौन सी संस्था विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्त पोषण भी करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ICSSR नई दिल्ली, ICSSR नई दिल्ली।
अगला है, अच्छा इनमें बहुत से आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट नेम आ रहे हैं, तो आप इनके फुल नेम भी जरूर याद करिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है, इग्नू द्वारा भारत की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने हेतु शुरू की गई ज्ञानवाणी क्या है? तो ज्ञानवाणी जो इग्नू के द्वारा शुरू की गई क्या है? तो याद रखिए यह एक शैक्षणिक एफएम रेडियो नेटवर्क है, शैक्षणिक एफएम रेडियो नेटवर्क था। अगला है, भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्ट में से किस रिपोर्ट का भाग था जब शिक्षा को विशेष रूप से बल दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रिपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वह संस्थान है जो प्रबंधन शिक्षा की देखरेख गुणवत्ता का करता है, तो AICTE इसका राइट आंसर हो जाएगा AICTE। अगला है, भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यह स्थित है आपके हरियाणा में। कहाँ स्थित है? यह स्थित है हरियाणा में। अगला है, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय हैं, कैसे हैं? भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय हैं, तो याद रखिए ये हैं शिक्षण और शोध कार्य करते हैं तथा परीक्षा करवाते हैं, शिक्षण शोध कार्य करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं। अगला है, NCTE के प्रतिमानों के अनुसार बीएड स्तर के एक यूनिट जिसमें से 100 विद्यार्थी हों वहाँ स्टाफ की संख्या क्या होनी चाहिए? जहाँ 100 विद्यार्थी वहाँ स्टाफ की संख्या क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाए 1+9। क्या रखा गया है? 1+9 होना चाहिए। अगला है, यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत शामिल विश्वविद्यालयों को यह आज्ञा नहीं है। कौन सी बात की आज्ञा नहीं है यूजीसी अधिनियम के तहत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह पर देश या विदेशी कैंपस को खोलना, यह उस धारा में नहीं बताया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, यह विकल्प सही नहीं है। तो ये थे आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो शॉर्ट भी है, ज़्यादा समय भी, आधे घंटे करीब का वीडियो है, तो आप इसे पूरा देखिए, आपके लिए निश्चित रूप से पहली यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। मैं इसी प्रकार नियमित रूप से 2 से 3 दिनों में हर यूनिट का वीडियो और बहुत जल्दी चैप्टर वाइज भी वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।